चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जहां भारत की कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने उसका नक्शा ही बदल दिया। हम बात करेंगे मुस्लिम लीग के बनने की और मार्ले मिंटो सुधारों की। ये दो अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही कहानी के दो हिस्से हैं जो आपस में बुरी तरह से गुंथे हुए हैं। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे कैसे 1909 में पास हुआ महज एक कानून, कागज का एक टुकड़ा, एक पूरे उपमहाद्वीप के बंटवारे की वजह बन गया। ये एक ऐसी चिंगारी की कहानी है जिसने आगे चलकर सब कुछ जला दिया। तो हमारी कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की बिल्कुल शुरुआत में। उस वक्त हिंदुस्तान की हवा में एक नई तरह की राजनीतिक चेतना और बेचैनी घुल रही थी। पुराने रिश्ते बदल रहे थे और नए समीकरण बन रहे थे। देखिए, 19वीं सदी के आखिर तक आते आते इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत बन चुकी थी। फिर 1905 में स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रवाद की आग को और तेज कर दिया। और फिर आया साल 1906, एक ऐसा साल जो भारत की सियासत के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तो हुआ ये कि जैसे जैसे कांग्रेस का कद बढ़ रहा था, मुस्लिम एलीट क्लास के मन में एक डर बैठने लगा। उन्हें लगने लगा कि इस बड़ी लहर में उनकी आवाज, उनके मुद्दे कहीं खो जाएंगे। और इसी एहसास से एक अलग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की जरूरत पैदा हुई। और ये सिर्फ कोई दबी छुपी चिंता नहीं थी, इसने बहुत जल्द एक संगठित मांग की शक्ल ले ली। एक ऐसी पुकार जिसने सीधे ब्रिटिश हुकूमत के दरवाजे पर दस्तक दी। और ये दस्तक दी गई शिमला में। इतिहास इसे शिमला डेपुटेशन के नाम से जानता है। आगा खां की लीडरशिप में 35 बड़े मुस्लिम लीडर वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो से मिले और उनकी मांग एकदम साफ थी। हमें सिर्फ हमारी जनसंख्या के हिसाब से नहीं, बल्कि हमारे पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के आधार पर स्पेशल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो शिमला में हुई ये मीटिंग सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये एक नींव का पत्थर साबित हुई। इसने एक फॉर्मल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। एक ऐसा संगठन जो आने वाले सालों में भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनने वाला था। और इस तरह 30 दिसंबर 1906 को ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। लेकिन जरा इसके मकसद पर गौर कीजिए। पहला, ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी। दूसरा, मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा। और तीसरा, कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना। ये मकसद साफ साफ एक अलग राजनीतिक रास्ते का ऐलान कर रहे थे। तो मुस्लिम लीग ने अपनी मांगें रख दी थीं। अब गेंद अंग्रेजों के पाले में थी और उनका जवाब आया एक कानून की शक्ल में। एक ऐसा कानून जिसने इंडियन पॉलिटिक्स के सारे नियम हमेशा के लिए बदल दिए। ब्रिटिश सरकार ने तो जैसे मुस्लिम लीग की मांगों को हाथों हाथ लिया, उन्होंने इसे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 के जरिए कानूनी शक्ल दे दी। इसी को हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से बेहतर जानते हैं। इस कानून का जो सबसे विवादित और सबसे खतरनाक हिस्सा था, वो था सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी पृथक निर्वाचक मंडल। अब इसका मतलब क्या था? मतलब सीधा था, मुस्लिम सीटों पर सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार खड़े होंगे और उन्हें वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही देंगे। बस एक ही झटके में भारतीय समाज को कानूनी तौर पर दो राजनीतिक हिस्सों में बांट दिया गया। इसको और आसानी से समझते हैं। देखिए, एक जनरल इलेक्शन में क्या होता है, एक इलाके के सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, एक साथ वोट डालते हैं, है ना? लेकिन इस नए सिस्टम ने वोटर्स के बीच में ही धर्म की एक दीवार खड़ी कर दी। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये तो भारतीय लोकतंत्र की नींव में दरार डालने जैसा था। और इस कानून का असर सिर्फ चुनाव नतीजों तक नहीं रहा, नहीं, इसकी विरासत बहुत बहुत गहरी और दर्दनाक साबित हुई। इसने अनजाने में नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल के तहत उन बीजों को बोया था जिनकी कड़वी फसल कई दशकों बाद काटी जानी थी। इसके नतीजे देखिए। अंग्रेजों की जो फूट डालो और राज करो वाली पुरानी पॉलिसी थी ना, उसे अब कानूनी जामा मिल गया था। धर्म अब सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि एक लीगल पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन गया। लॉर्ड मिंटो को तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक तक कहा जाने लगा। लेकिन सबसे बड़ा असर भविष्य पर पड़ा। यही सिस्टम आगे चलकर सीधे सीधे 1947 में भारत के बंटवारे की एक सबसे बड़ी वजह बना। इस कानून के असर को शायद महात्मा गांधी के इन शब्दों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। मार्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि आने वाले भयानक वक्त की एक भविष्यवाणी थी। 1909 में जो बीज बोए गए थे, उनकी आखिरी और सबसे कड़वी फसल काटी गई लगभग 4 दशक बाद 1947 में। ये साल उस बंटवारे का प्रतीक है जिसकी नींव एक कानून की स्याही से लिखी गई थी।
तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है कि इतिहास की ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे कागज पर लिखे कुछ शब्द और कानून किसी भी देश की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।